So now we are going to discuss some of the properties of definite integration. But before that, I would like all of you to just pause this video and try this 6 problems. आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके आप ये 6 प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं. सबके आंसर्स आपके पास हैं एंड आफ्टर यू सॉल्व ऑल ऑफ देम वी विल डिस्कस देम. मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर्टीज की फील दिलानी है एंड दीज आर सम बेसिक वेरी सिंपल एग्जांपल्स जिससे आप एक्चुअली आगे आने वाली प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं. सो होपफुली आपने सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कर लिए. तो आइए एक एक करके फटाफट पहले देख लेते हैं. तो आपने ये पहला प्रॉब्लम किया होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x. लिमिट्स लगाई आपने 0 से π/2. तो sin π/2 1 और sin 0 0. तो आपका आंसर आ गया 1. फिर आपने सेकंड क्वेश्चन किया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल सेम वे में किया होगा. cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, sin π/2 1 और sin 0 0. सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको क्या फील दिलाना चाहता हूं, इसको समझिए. देखो, पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में था, फंक्शन था cos x, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से π/2 इस तरीके से सेट थी. सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था थीटा, इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा था, फंक्शन वही था cos थीटा और लिमिट्स भी वही थी 0 से π/2. क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं. अगर मैं x की जगह थीटा की जगह कुछ भी ले लेता, लेट से cos ऑफ t और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहता है dt, सेम 0 से π/2, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से, अगर फंक्शन वही है, जैसे यहाँ पे cos, यहाँ पे भी cos, यहाँ पे भी cos, फंक्शन सेम है, लिमिट्स भी सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से π/2, वेरिएबल चेंज करने से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दिखने में अलग लगेगा. पहले में sin x, दूसरे में sin थीटा, तीसरे में sin t. बट अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जब वैल्यू डालेंगे, फुल एंड फाइनल आंसर जो कि एक रियल नंबर होगा वो सेम आएगा. which brings me to the first property of definite integration, that first property, that definite integration is independent of the variable of integration. ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा इंटीग्रेट हो रहा है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है. मतलब अगर fx dx को आप इंटीग्रेट करते हो a से b, या f of t dt को इंटीग्रेट करते हो a से b, अगर वो फंक्शन f सेम है और लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे fx dx लिखा है या फिर यहाँ पे ft लिखा है या कुछ भी. बात यह है कि वेरिएबल इज अ डमी वेरिएबल, वो सिर्फ एक डमी वेरिएबल है. एग्जैक्ट उसका नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वो फंक्शन कौन सा है जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके लिमिट्स क्या है, किस इंटरवल में आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो दिस वाज फर्स्ट प्रॉपर्टी. फिर मैंने आपसे थर्ड क्वेश्चन करवाया. तो थर्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया cos x dx, तो उसका इंटीग्रेशन हुआ sin x. आपने अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट π/2 रखी. तो क्या फर्क आपने महसूस किया फर्स्ट और थर्ड प्रॉब्लम में? आई थिंक आपको लगा होगा कि फंक्शन तो सेम है, इंटीग्रेशन भी सेम आया है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है. मतलब पहले हम लोग अब अपर लिमिट 0 डाल रहे हैं और लोअर लिमिट π/2 डाल रहे हैं. सो दिस मीन्स आंसर -1 आ गया. So I think with the first and third example you can easily relate the second property, जो कि होती है when we change the upper limit and lower limit, interchange करने पे सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क पड़ता है. देखो, अगर fx dx जो है वही फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है fx dx, अगर एक बार आप a से b करते हो और आपका कुछ आंसर आता है, लेट से आंसर आता है आपका 5, तो उसको b से a इंटीग्रेट करने पे आपका आंसर -5 आएगा. द रीजन इज, एक बार आप f ऑफ b माइनस f ऑफ a लिख रहे हो पहली बार में, दूसरी बार में आप f ऑफ a माइनस f ऑफ b लिखोगे. लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज करने पे बस ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसलिए बाहर हम एक नेगेटिव लगा देते हैं. तो ये होता है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, जो कि आप फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं. अब आते हैं हम लोग, अच्छा कन्वेंशनली हम लोग ना लोअर लिमिट को हम लोग छोटा रियल नंबर और अपर लिमिट को बड़ा रियल नंबर देखना पसंद करते हैं. मतलब कन्वेंशनली हम लोग ये देखना प्रेफर करते हैं. अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स वही रहेंगे. बट अगर आप इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हो
तो आप एक बाहर माइनस लगा के लिमिट्स को चेंज कर सकते हो। तो यही आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा तो आया होगा साइन एक्स साइन एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट आपने रखी होगी, वैल्यूज पुट की होगी, तो आपको आंसर मिल गया होगा -1। तो उस पे मैं आता हूं कि ये मैं क्या लेने वाला हूं, इसका आगे यूज एक्चुअली। फिर आपने एक बार ये किया होगा फिफ्थ प्रॉब्लम। अब ये इंपॉर्टेंट, फिफ्थ और सिक्स्थ मैं आपको इससे थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो एक बार आपने 0 से π/4 इंटीग्रेट किया होगा, इसका आंसर आया होगा 1/√2। फिर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर आया होगा 1 - 1/√2। ऑन एडिंग बोथ ऑफ देम आपको आंसर मिला 1। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर आप लोग इंटीग्रेशन ऐसे ब्रेक करते हो, लेट से fx dx का इंटीग्रेशन a से c करता हूं मैं और फिर c से b करता हूं, तो ये इंटीग्रेशन ओवरऑल a से b के बराबर होगा। इसका बहुत लॉजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है एरिया अंडर द कर्व से ही। तो हम लोग एग्जांपल से ही देख लेते हैं। जैसे ये है 0 से π/4, ये आपने cos x को 0 से π/4 इंटीग्रेट किया। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या आता है? इसका ज्योमेट्रिकल मतलब आता है कि हमने 0 से लेके π/4 तक का एरिया शेड किया। ये जो नंबर लिखा है ये इस एरिया को डिनोट करता है, जिसका वैल्यू 1/√2 आया ना। दिस मीन्स ये जो एरिया है ये 1/√2 स्क्वायर यूनिट्स रहा होगा। फिर ये जब सेकेंड पार्ट आप कर रहे हो, π/4 से π/2 का इंटीग्रेशन cos x dx, दिस मीन्स हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं। हम लोग π/4 से x = π/2, दिस एरिया इज 1 - 1/√2। जो भी नंबर आता होगा रियल नंबर, तो ये एरिया है। तो लॉजिकली इट मीन्स अगर हम दोनों एरिया को एक साथ देखते हैं तो isn't that area cos x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, यही होगा ना जो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में निकाला था। तो क्या सीख मिलती है हमें इस क्वेश्चन से? ये थर्ड प्रॉपर्टी का बस मैं आपको फील दिलाना चाह रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर a से b है किसी फंक्शन का fx dx का, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो हिस्सों में। आप a से b ना जाते हुए आप a से c चला जाओ और फिर जहां पे आप c तक गए हो फिर उसी c से स्टार्ट करके आप b पे आ जाओ। जैसे अपने एग्जांपल में 0 से π/2 हम लोग, जैसे ये 0 से π/2 का एरिया लिखा है, तो आप पहले 0 से π/4 चले जाओ, फिर π/4 से π/2 चले जाओ। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पहले वाले का अपर लिमिट, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट मैच करना चाहिए। ये दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए जो यहाँ पे c और c है। तो ये रहा आपका इसका खेल। अच्छा, इसमें एक और बात जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि सी ए और बी इंटरवल के अंदर हो। मतलब सी मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द इंटरवल a, b। तो जरूरी नहीं है कि सी अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। जैसे सिक्स्थ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सिक्स्थ एग्जांपल जो है वो है 0 से 3π/4 में आप सॉल्व कीजिए तो आपका कुछ आंसर आया होगा। इसका आंसर आया होगा 1/√2 और 3π/4 से π/2 सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर आया होगा 1 - 1/√2। सम अभी भी 1 ही आ रहा है। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? ये अगर ज्योमेट्रिकली बात करें एरिया में, तो 0 से 3π/4 का मतलब वो यहां से लेके ये 3π/4 तक के यहां तक के आया। फिर जब आप 3π/4 से π/2 जा रहे हो, मतलब आप पहले यहां से चल के इधर तक आए, फिर आप 3π/4 से π/2 रिवर्स चल गए। तो इन अ नटशेल अगर हम वेक्टर्स में बात करें, छोटा सा सिंपल सा फिजिक्स लगाएं, तो हम लोग इस पॉइंट से अगर आगे चल के इस पॉइंट तक के आए हैं और फिर यहां से रिवर्स चल के इधर तक आते हैं, तो फाइनल जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा ना, 0 से π/2। तो एक मैं रफ एग्जांपल, एक रफ एनालॉजी आपको समझा रहा हूं इस बात की कि जो ये है, जो ये अपना C है, ये कुछ भी हो सकता है, इंटरवल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। जस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए बस। और एरिया वाली जो चीज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे होते हैं तो एरिया पॉजिटिव में आता है, जैसा ये आ रहा था। अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर हैं
बट हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो एरिया नेगेटिव में काउंट होने लग जाता है। मतलब होता तो वही है वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, बट एक नेगेटिव साइन भी आता है, जो कि आपको थर्ड एग्जांपल में देखने को मिला होगा। थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ, थर्ड एग्जांपल में cos x dx का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो एरिया यही था, बट क्योंकि हम लोग पाई बाय 2 से स्टार्ट करके उल्टा चल रहे थे, राइट टू लेफ्ट चल रहे थे हम लोग जीरो तक, x इक्वल टू पाई बाय 2 से x इक्वल टू जीरो तक, इसीलिए ये एक नेगेटिव नंबर आया। मैग्नीट्यूड सेम है, वो वन मैग्नीट्यूड यही सिग्निफाई करता है कि एरिया वन है, नेगेटिव का मतलब है वो ये सिग्निफाई करे कि आप उल्टा चल रहे हो, पाई बाय 2 से जीरो चल रहे हो। फिर फोर्थ एग्जांपल में पाई बाय 2 से पाई, हम लोग चल लेफ्ट टू राइट ही रहे हैं, बट एक्स एक्सिस के नीचे चल रहे हैं, तो पाई बाय 2 से पाई का मतलब ये एरिया, x इक्वल टू पाई बाय 2 से x इक्वल टू पाई। सो डायरेक्शन अपनी सही है लेफ्ट टू राइट, बट हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे आ गए हैं, तो इसीलिए जो ये एरिया है ना, ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव साइन के साथ आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। बस अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अपना आगे चैप्टर आएगा एरिया अंडर द कर्व, वहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होती है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव को अच्छे से एक बार इज्जत दे के करेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसिडर करके चलते हैं। अच्छा, तो इन शॉर्ट, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो और लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो आपको एरिया एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगी। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आपको एक नेगेटिव रियल नंबर मिलेगा। अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे चल रहे हो, अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे चल रहे हो, चल लेफ्ट टू राइट रहे हो, तो आपको एरिया एक नेगेटिव क्वांटिटी या एक डेफिनेट इंटीग्रेशन एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। और एक्स एक्सिस के नीचे अगर आप चल रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो आप एक्स एक्सिस के नीचे भी आ गए हो और आप डायरेक्शन भी उल्टी चल रहे हो, इसलिए दो नेगेटिव कट के पॉजिटिव आ जाएंगे। सो यू विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब ये अगर मैं इसमें आपको बोलता कि पाई से पाई बाय 2 cos x dx कितना होगा, पाई से पाई बाय 2 cos x dx कितना होगा, तो ये 1 ही आता। खैर, इन अ नटशेल, the whole point of all these examples is to just let you get a feel of the things. Moral of the story, आपको ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन सी तीन प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। Second, when you interchange the lower and upper limit, the value of definite integration only differs by a negative sign. Third, definite integration from a to b can be broken up into two definite integrations, a से c and c से b. इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान हो, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की। तो होता क्या है, अगर आप लेट्स से एक फंक्शन है जो यहां से a से b में कंटिन्यूअस है, तब तो आप बिंदास उसको इंटीग्रेट कर लेते हो, एरिया निकाल लेते हो। सपोज कोई ऐसा फंक्शन है, सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जो ए से लेके यहाँ किसी पॉइंट तक के आता है कंटिन्यूस, फिर यहाँ ब्रेक हो जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। सपोज ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, और ये कोई पॉइंट है उस इंटरवल के अंदर x इक्वल टू लेट से k। सो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी कि भाई साहब आप a से k तक का एरिया ले लो, a से k तक आप इंटीग्रेट कर लो, फिर डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से, नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी फंक्शन की, फिर आप k से लेके b तक का एरिया अलग से ले लेना और दोनों एरियाज को ऐड कर देना। सो ओवरऑल अपने को मिल जाएगा। सो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं उनको टैकल करने के लिए ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय अ सिंपल एग्जांपल। लेट से अपना क्वेश्चन है सिग्नम x का डेफिनेट इंटीग्रेशन -3 से 1। अब सिग्नम x क्या होता है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सिग्नम x -3 से 1, तो ये अपना क्वेश्चन। अब सिग्नम x की डेफिनेशन सबको पता है कि सिग्नम x जो होता है वो होता है +1 अगर x पॉजिटिव है, वो होता है 0 अगर x की वैल्यू 0 है, और वो होता है -1 अगर x नेगेटिव है। तो दिक्कत ये है कि मैं -3 से 1 में बैठा हूं, तो कभी कभी वो +1 आंसर देगा, कभी कभी वो -1 आंसर देगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको हम ब्रेक कर लेंगे, हम इसे -3 से 0 तक ले लेंगे, और फिर हम इसे 0 से 1 तक ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, थर्ड प्रॉपर्टी।
तो इससे फायदा ये हो गया कि जब मैं पहला -3 से 0 वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं तो आई कैन से दैट फॉर दिस इंटीग्रेशन x बिलोंग्स टू द रीजन -3 से 0। हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, क्लोज भी ले सकते हो आप। अब कोई कंफ्यूज होगा सर ये बाउंड्री के 0 का क्या करें, तो बेटा एक पॉइंट से एरिया में तो फर्क पड़ेगा नहीं। जो बाउंड्री पॉइंट है वो अकेला एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ढेर सारी स्ट्रिप्स होती हैं छोटे छोटे एरियाज वाली, वो स्ट्रिप्स का एरिया ऐड होकर आंसर आता है। तो अगर आप एक स्ट्रिप बाउंड्री वाली हटा भी देते हो तो उससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। इन शॉर्ट आप हमेशा ओपन इंटरवल लेके चला करो। सो फॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन वी कैन से दैट इट इज -3 से 0 -1 dx, और 0 से 1 जब आएगा तो हम इसमें +1 लेके चल लेंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो यहां से आएगा -3, यहां से आएगा 1, और फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे -2। इसको ज्योमेट्रिकली भी आप क्लिक कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली ये क्या सिग्निफाई करता है, देखो ज्योमेट्रिकली सिग्नम एक्स का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, यहां बबल और नीचे भी यहां बबल और ऐसा। तो x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू 1 तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये आता है कि आपने ये एरिया और ये एरिया कंसिडर किया है। अब क्योंकि ये एरिया तो आएगा 1 और आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लोगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हो तो आप ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव लोगे। आई रिपीट, लेफ्ट टू राइट जब लिमिट्स चलती हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एरिया चलता है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव एरिया चलता है। बट जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर नेगेटिव और वाई एक्स एक्सिस के नीचे पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है। और ये जो है ये वाला एरिया, ये बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल ही है तो 3 आ रहा है इसका एरिया, बट क्योंकि हम एक्स एक्सिस के नीचे हैं तो ये -3 की तरह इंटरप्रेट होगा। सो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इन नंबर्स का। ये जो -3 आ रहा था ये एरिया को सिग्निफाई कर रहा था, ये जो 1 आ रहा था ये इस एरिया को सिग्निफाई कर रहा था। सो ओवरऑल सम या ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो -2 आएगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई दीज एग्जांपल्स आल्सो। जैसे ये एग्जांपल है, एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है जिसको हमें 2 से 5 इंटीग्रेट करना है। तो बात वही ना, 2 से 5 में fx की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, fx की सेम डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और अपन क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। हम पहले 2 से 3 इंटीग्रेट करेंगे, फिर 3 से 5 इंटीग्रेट करेंगे। तो फायदा क्या हुआ इससे, जब हम 2 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हैं सो इसका मतलब ही ये होता है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3। तो हम लोग ये वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं कि fx इज x प्लस 3। और जब हम लोग 3 से 5 इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसका मतलब ही होता है कि x बिलोंग्स टू द इंटरवल 3 से 5, x इज रनिंग फ्रॉम 3 टू 5। तो हम ये x ग्रेटर देन 3 वाले डेफिनेशन लगा सकते हैं। सो इन दिस वे नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस कैन बी टैकल्ड। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व करके आप फाइनल आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड होपफुली आप फिर ये इलस्ट्रेशन भी कर पाओगे। अब इसमें जो लेट्स से ये थर्ड एग्जांपल जो है, इसमें आपको दिया नहीं है कि कहां ब्रेक करना है, आपको खुद से दिमाग लगाना है। बिकॉज यू नो दैट x माइनस 5 का जो मॉड होता है दिस इज x माइनस 5 if x is greater than equal to 5 and it is 5 minus x if x is less than 5। बेसिक मॉड की डेफिनेशन आपको आती है, मॉड जो है वो कब प्लस और माइनस के साथ खुलता है। तो अकॉर्डिंगली इसलिए आप एक बार 2 से 5 तक इंटीग्रेट कर दोगे और एक बार 5 से 8 तक। किन इंटरवल्स में ब्रेक करना है फंक्शन को ये आप डिसाइड कीजिए, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए। जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है या जहां पे भी वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता है, जहां पे शार्प कॉर्नर्स देता है, वहां पे आप लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो ये था थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल, आप लोग इसका वैल्यू निकालना, इन तीनों इंटीग्रेशन का अलग अलग वैल्यू निकालना। फोर्थ एग्जांपल लेने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में ये बात फिट कर पाऊं कि जब हम ब्रेक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सी में लाई इनसाइड, वो पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी हो सकता है। तो ये 5 मैंने जानबूझ के एक बाहर वाला पॉइंट लिया है, तो 0 से 2 जो आएगा इंटीग्रेशन वो 0 से 5 और 5 से 2 के बराबर आएगा। बस बात ये ध्यान रखना कि इधर जहां पे भी आप जा रहे हो और इधर जहां से स्टार्ट कर रहे हो ये दोनों सेम होना चाहिए। हालांकि हम लोग कन्वेंशनली वो इंटरनल पॉइंट ही लेते हैं। जैसे जितने भी एग्जांपल आपने देखे होंगे, 2 से 8 जाना था तो हम पहले 2 से 5 चले गए, फिर 5 से 8 चले गए। इधर 2 से 5 जाना था तो अपन 2 से 3 गए, 3 से 5 गए। इधर सिग्नम वाले में अपन -3 से 1 जाना चाहते थे
अपन पहले -3 से 0 गए, फिर 0 से 1 गए, तो वो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ब्रेक करते हैं। इसमें एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। तो ये GIF है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि ब्रेक कैसे करना है। सो cos x के अंदर cos x के बाहर बॉक्स लगा हुआ है और बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। तो आपको लॉजिकली अब खुद से सोचना है कि cos x जो है 0 से पाई में कैसा बिहेवियर करता है। तो ये 0,π/2 से स्टार्ट करता है, सॉरी 0,1 से स्टार्ट करता है। ये cos x का ग्राफ बना रहा हूं मैं, y = cos x का ग्राफ। फिर ये π/2, 0 से पास होता है और फाइनली पाई -1 तक जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है वो इंटीजर कब कब होगा, इस पे आपको सोचना है। इसलिए हम पहले 0 से π/2 में ब्रेक करेंगे, प्लस फिर हम लोग π/2 से पाई में ब्रेक कर लेंगे। और ये सब ओपन इंटरवल्स हैं बाय द वे, मतलब ये जो है 0 से पाई, इसका मतलब ही है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो जब मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं तो इस वाले इंटरवल में x विल बिलोंग टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, इस वाले इंटरवल में x विल बिलोंग टू π/2 से पाई ओपन इंटरवल। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर आपने इधर भी π/2 पे ओपन इंटरवल लिखा है, आपने इधर भी π/2 पे ओपन इंटरवल लिखा है, कहीं तो इंक्लूड कर लो। तो बेटा वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इधर इंक्लूड कर सकते हो, आप चाहे दोनों में इंक्लूड करो, आप चाहे दोनों में एक्सक्लूड करो। द फंडा इज एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से फाइनल आंसर पे या फाइनल एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मेरी तो एक अच्छी आदत है, मैं दोनों जगह ओपन ले लेता हूं। इससे वो छोटे मोटे डाउट जो है ना आपके कि उसका GIF 1 लें कि 0 लें कि -1 लें, वो सारे डाउट अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/2 में है, अगर x 0 से π/2 में है तो cos x जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से 1, वो पॉजिटिव होगा, 0 से 1 होगा, तो उसका बॉक्स जो हो जाएगा वो बॉक्स 0 हो जाएगा, 0 dx। और जब हम इधर बात कर रहे हैं x बिलोंग्स π/2 से पाई, तो π/2 से पाई में जो cos x है वो -1 से 0 होगा, तो उसका बॉक्स -1 हो जाएगा, तो ये -1 dx। तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में आप π/2 डालो, 0 डालो, बेसिकली 0 dx का मतलब 0 ही आता है। और इधर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन होता है -x, अपर लिमिट लोअर लिमिट आप डाल दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -π/2। सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी 3 पे। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 का भी अपना इंपॉर्टेंस है, तो उसी पे हम लोग आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। एक मल्टी चॉइस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स x dx, दिस इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से π/2 t/sin t dt। तो ये रेशियो किसके बराबर होगा, 1, 2, हाफ या -1। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब एक बात और, हालांकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी बताई नहीं है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन के एंड में इसका जिक्र होगा कि ये एक्चुअली नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं। sin t/t जो है, इसको इंटीग्रेट हम लोग एलिमेंट्री टर्म्स में, एलिमेंट्री फंक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन जो है वो पूछा भी इस तरीके से जाएगा जो सॉल्वेबल होगा। मतलब यहाँ पे रेशियो पूछा है तो कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उससे फिर हम लोग ट्राई करते हैं। सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमरेटर से। सो न्यूमरेटर में लिखा है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x dx, इंटीग्रेशन 0 से 1 है। इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं। इसको लेट से आई बोल देते हैं, जैसा हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में अच्छी एक हैबिट बनाई थी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, ये सवाल आता है। सो इसीलिए इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या कुछ और टेक्निक से भी कर सकते हैं। सो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। लेटस से हम लोग tan इनवर्स x को बोल देते हैं थीटा, दैट मींस x कैन बी टर्म्ड एज tan थीटा। अच्छा मुझे dx भी चाहिए, तो मैं यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करके tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होगा वो लिख लेता हूं इस तरीके से। सो द क्वेश्चन बिकम्स, जब x की वैल्यू 0 रही होगी तब थीटा भी 0 रहा होगा, जब x की वैल्यू 1 रही होगी तब थीटा π/4 रहा होगा,
और टेन इनवर्स एक्स को हमने बोला है थीटा और एक्स को बोला है हमने टेन थीटा। dx का वैल्यू हो जाएगा, हमको थीटा की टर्म्स में चाहिए ना, तो एक काम करते हैं हम लोग यहां से नहीं लिखते हैं, हालांकि यहां से भी लिख सकते हैं सेम ही आएगा, बट अपने को चाहिए थीटा की टर्म्स में, तो हम लोग यहां से डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। dx को हम लोग लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दिस बिकम्स sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन आई। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब खत्म, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ये लिखा है 0 से π/4 थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा से कैंसल आउट भी होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वजह से डबल एंगल की कुछ कुछ फील आ रही है। सो वी कैन से दैट दिस इज रिटन 0 से π/4 2 थीटा d थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कनेक्ट भी तो कर सकते हैं, जो अपना डिनोमिनेटर था उससे कुछ कुछ मिलता जुलता बना सकते हैं। सो सपोज अगर मैं 2 थीटा को बोल देता हूं टी, सब्स्टिट्यूशन। और ऊपर हमने बात की थी लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में, कि अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी हाथ के साथ चेंज करते चला करो, ताकि बैक सब्स्टिट्यूशन का झमेला ही ना रहे। अपन हमेशा लिमिट्स भी साथ साथ चेंज करते हुए चलेंगे। सो बाय दिस सब्स्टिट्यूशन अपना जो नया प्रॉब्लम बन जाएगा I इक्वल टू, वो हो जाएगा जब थीटा 0 था तो t 0 रहा होगा, जब थीटा π/4 था तो t π/2 रहा होगा, और 2 d थीटा, 2 d थीटा को हम लोग लिख सकते हैं dt, थीटा को हम लोग लिख लेंगे t/2, और साइन 2 थीटा बन जाएगा साइन ऑफ t। तो सपोज अगर लेट से मैंने इसको I बोला है और मैंने इसको J बोल रखा है, सो ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम, और जो चीज बनेगी वो बन जाएगी J। सो दिस मींस I और J का जो रेशियो होगा वो हाफ हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी हाफ। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये t ही हो। सपोज यहाँ पे लिखा होता k, यहाँ पे साइन k और यहाँ पे d k, तब भी ये वैल्यू सेम ही होती। मतलब एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता, बस वो फंक्शन सेम होना चाहिए। तो t अपॉन साइन t dt 0 से π/2 जाए, या k अपॉन साइन k tk 0 से π/2 जाए, या x अपॉन साइन x dx 0 से π/2 जाए, वैल्यू सबका सेम ही आएगा, नंबर सेम ही आएगा। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम हाफ रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली एक सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी में। सपोज द फंक्शन f, सपोज इफ f इज एन इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या होता है, 1 1, ठीक, 1 1 फंक्शन। Suppose fx is a 1 1 function such that f dash x is e power sin x upon x, where x is positive, and this thing is equal to something like this। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। सो कैसे करेंगे, f dash x को रिलेट करना है इस इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे sin x लिखा है और यहाँ पे sin of x स्क्वायर लिखा है, तो कहीं ना कहीं अपने को x स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करने का मन करता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t रखता हूं तो मुझे 2x dx जो है वो dt लाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे इंजेक्टिव का वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका ये यूज है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है अगर आप एक्स स्क्वायर को t रख रहे हो, इसका मतलब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है वो प्लस रूट टी भी ली जा सकती है और माइनस रूट टी भी ली जा सकती है। सो क्योंकि x पॉजिटिव है इसीलिए हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ x की वैल्यू प्लस रूट टी लेंगे। और इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होने से भी ये चीज वेरीफाई हो जाएगी कि अपने को एक ही लेना है। मतलब जब x की वैल्यू 1 रही होगी तो t की वैल्यू 1 रही होगी, और जब x की वैल्यू 4 रही होगी, जब x 4 रहा होगा तो उसका स्क्वायर 16 रहा होगा, तो अपन t की वैल्यू 16 लेके चलेंगे। एंड दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दैट। तो ये लिमिट्स हमने चेंज कर ली। अब फंक्शन पे आते हैं। सो फंक्शन पे आएंगे, सो 2 e पावर साइन टी, 2 e पावर साइन टी, और
2x dx जो था वो dt था, तो dx की वैल्यू हम रख लेंगे dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x, तो ये हो गया 2x और एक x पहले से था तो ये एक और x, सो 2 गेट्स कैंसिल आउट और एक्स स्क्वायर को अपन ने t भी रखा है, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा 1 से लेके 16 e पावर sin t dt और एक्स स्क्वायर को हमने बोल रखा है, एक्स स्क्वायर को t बोल रखा है, तो ये बन गया अपना क्वेश्चन। मतलब सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने इस प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखें तो f डैश x अगर e पावर साइन x अपॉन x है तो ये f डैश t लिखा है 1 से 16, ये लिखा है f डैश t dt और f डैश t dt जो होता है वो क्या होता है, वो होता है f of t with the limits 1 से 16. So the answer becomes f of 16 minus f of 1. So we can clearly see that the value of k will be 16. So इस तरीके से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इस पे, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थे फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है, हाँ अच्छा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर अपन आगे प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव लर्नड। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है x इंटू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कहां से, 0 से 3/2। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ऐसा कोई भी फंक्शन जो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे या उसके अबाउट, तो आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी a से c से b ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि ब्रेक करते आना चाहिए क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, बॉक्स जो है वो इंटीजर वैल्यू लेगा, तो इस क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है यही पूरा दिमाग लगाना होता है। सो इंटीग्रेशन जो हमें ये बोल रहा है कि x 0 से 3/2 को रन करेगा। सो अगर x 0 से 3/2 है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा, एक्स स्क्वायर 0 से 9/4 तक होगा। सो 9/4 का मतलब होता है 2.25 और हम जानते हैं कि बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है तो बॉक्स हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, तो हमें वो इंटीजर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो बॉक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू ले सकता है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दोज पॉइंट्स जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन दोज पॉइंट्स जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा। सो एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, एक तो उस पे हम लोग इंटरेस्टेड हैं। फिर एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, फिर एक्स स्क्वायर 2 से लेके 3 तक जा सकते थे, बट क्योंकि 2.25 तक ही रुके हुए हैं तो 2 से 9/4। तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 तब हुआ होगा जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 रही होगी। इनफैक्ट क्लोज आप छोड़ो, ओपन ही ले लिया करो, बाउंड्री से फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर 1 से 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू 1 से √2 रही होगी, और 2 से 9/4 का मतलब √2 से लेके 3/2 तक। सो हम लोग क्या करेंगे, वो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। दिस क्वेश्चन विल बी ब्रोकन अप लाइक दिस। 0 से 3/2 जाना है ना, तो हम 0 से 3/2 डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम पहले 0 से 1 जाएंगे, हम 0 से 1 जाएंगे x की वैल्यू को लेके। फिर सेकंड हम लोग 1 से √2 तक जाएंगे, एंड थर्ड हम लोग √2 से लेके 3/2 तक जाएंगे। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑन ब्रेकिंग, आपको ब्रेकिंग सिखाता है। तो 0 से 1 गए अपन, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में बात करूं तो √2 का मतलब होता है 1.414 और 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले 0 से 1 जा रहे हैं, फिर 1 से 1.4 जा रहे हैं, फिर 1.4 से 1.5 जा रहे हैं। हम लोग इन्हीं इंटरवल्स में क्यों जा रहे हैं, ताकि अपना बॉक्स एक अच्छा वेल डिफाइंड नंबर ले सके। मतलब जब मैं ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि x 0 से 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में होगा, x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये 0 dx हो जाएगा, तो इसका आंसर 0। फिर जब मैं सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं 1 से √2 में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा x का वैल्यू 1 से √2 है, तो x स्क्वायर जो होगा वो 1 से 2 होगा, और अगर कोई नंबर 1 से 2 होता है तो उसका बॉक्स का वैल्यू, उसका GIF का वैल्यू 1 होता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट हम इजीली कर लेंगे। x² बाय 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेंगे,
तो इसको सॉल्व करके अपना कुछ आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आप निकाल सकते हैं, तो निकाल ही लेते हैं। वैसे √2 डालेंगे तो आएगा 1 और 1 पे आएगा हाफ, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। और जब ये तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे सॉल्व √2 से लेके 3/2, तो हम जानते हैं कि अगर x का वैल्यू √2 से 3/2 है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 2 से 9/4 होगा। तो अगर कोई नंबर है जो 2 से 9/4 है तो उसके बॉक्स का वैल्यू, उसका GIF का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, कांस्टेंट होता है। तो 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर। अपर लिमिट लोअर लिमिट अकॉर्डिंगली डाल लेंगे और यहां से भी कुछ आएगा 9/4 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर तीनों का सम हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 0 प्लस हाफ प्लस 1/4 दैट इज 3/4। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर होगा 3/4। ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करना समझो कि कैसे कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, और एग्जांपल्स लेते हैं, यू विल गेट अ फील ऑफ द थिंग्स। तो ब्रेक आपको वहां करना है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बॉक्स पे डेफिनेशन चेंज, इंटीजर पे डेफिनेशन चेंज करता है, तो हमने इंटीजर्स पे ब्रेक किया। कौन इंटीजर? जब बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो इंटीजर बनेगा तब। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स मॉड कॉस एक्स होता है। प्लीज मॉड लगाना मत भूलना वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। जो मॉड लगाना भूल गया उसका आंसर वहीं गलत आ जाएगा। तो 0 से पाई हमें इंटीग्रेट करना है मॉड कॉस एक्स dx। अब मॉड कैसे ब्रेक होता है? मॉड की डेफिनेशन होती है कि भाई जो मॉड के अंदर लिखा है वो जब पॉजिटिव होगा और जब नेगेटिव होगा तब मॉड अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा अपना बिहेवियर। तो 0 से पाई ना जाते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम 0 से π/2 चला जाएंगे मॉड cos x dx, फिर हम लोग π/2 से पाई चला जाएंगे। ये हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना सीख रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर हम 0 से π/2 में खेल रहे हैं तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है, तो मॉड प्लस साइन के साथ खुल जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर जो आता है वो 1 आ जाता है। और जब आप ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मॉड जो है वो नेगेटिव होता है, सॉरी cos x जो है वो नेगेटिव होता है, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। फिर आप ये सॉल्व कर लेंगे π/2 से पाई, तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी 1 ही आएगा। सो 1 + 1 फाइनली जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। हालांकि ये सेकंड वाले प्रॉब्लम को आप लोग ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो। कैसे? आई थिंक काफी लोग इसको फील कर लिए होंगे। मॉड cos x का ग्राफ कैसा होता है? ये cos x का ग्राफ होता है, ये cos x का ग्राफ ऐसा होता है। मॉड cos x के ग्राफ में क्या होगा, नीचे वाली ब्रांच जो है वो ऊपर आ गई होगी इस तरीके से। सो मॉड cos x का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स अगर आपको याद हो फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। सो दिस इज हाउ मॉड cos x लुक्स। तो 0 से π/2 ये एरिया है और π/2 से पाई ये एरिया है, तो इसीलिए ये भी एरिया 1 आया था ऊपर है और ये एरिया 1 आया था 2 है, तो 1 + 1 2। और दोनों एरिया x एक्सिस के ऊपर है, हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो पॉजिटिव वे में काउंट हो गए होंगे। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। थर्ड वाला क्वेश्चन होपफुली आप लोग अब खुद से कर सकते हो। मैं आपको बस बता देता हूँ ब्रेक कहाँ करना है। मॉड ऑफ 5x - 9, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी मॉड की? ये 0 कब होता है? ये 0 होगा x = 9/5 पे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप एक बार इसको 0 से 9/5 तक ले लेना और एक बार इसको 9/5 से 3 तक ले लेना। तो होमवर्क रख लेते हैं इसको। जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, जब आप सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे होंगे तब मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। बेसिक मैथ्स है ये आपका और कुछ नहीं। एंड फोर्थ वाला देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। पॉजिटिव नेगेटिव आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो स्टार्ट देता हूं मैं आपको। x जो है -e से -1/e में बिलोंग कर रहा है, मतलब x एक नेगेटिव नंबर है, तो जो मॉड है मॉड x जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। करेक्ट? फिर आप क्या काम करना, आप यहाँ पे -x को लिख लेना t, क्योंकि ln -x देखने में थोड़ा अजीब लगता है, अपने को आदत नहीं है, तो -dx जो है वो dt हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा e से 1/e, क्वेश्चन बन जाएगा मॉड ln t माइनस dt। अब इसके बारे में आप सोचिए। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी, एक और वो प्रॉपर्टी भी थी ना माइनस ln mod t। क्या थी एक प्रॉपर्टी कि अगर हम इसके लिमिट्स अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये माइनस को हम लोग ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ln t, मॉड ln t का इंटीग्रेशन 1/e से ही, मॉड ln t का इंटीग्रेशन 1/e से ही कैसे करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। आप एक बार 1/e से 1 तक कर लेना और एक बार 1 से e। अब आप सोचेंगे सर आपने ये 1 पे ही क्यों ब्रेक किया? अरे भाई ln x का ग्राफ याद रखो ना, ये होता है 1,0, तो 1,0 से लेके x इक्वल टू e तक ऊपर वाला एरिया चल रहा होगा और इधर 1/e से 1 तक नेगेटिव नीचे वाला। बेसिकली log 0 कब होता है? log x 0 तब होता है जब उसका इनपुट 1 हो जाए, तो इसलिए 1 एक काम का पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। आगे आप समझदार हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर जो है वो 2 - 2/e आना चाहिए आपका। बाकी सब हम होमवर्क रखते हैं, ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आंसर्स आपको पता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, जो भी है निकाल लेना आप। 6th वाला मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कर्व स्केचिंग आपका आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ट्विन पेयर्स पहचानो। 1 को हम रीड करेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और sin x होता है 2 sin x/2 cos x/2। सो एक्चुअली ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। सो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड ऑफ sin x/2 माइनस cos x/2 dx। ऑफ कोर्स x/2 में हम लोग इतना मजा नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए हम इसको x/2 को t रख लेंगे, x/2 को हम t रख लेते हैं। dx जो हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। सो द प्रॉब्लम बिकम्स 0 से लेके पाई sin t माइनस cos t dt 2 dt। Now you must analyze the behavior of sin and cos, क्योंकि आपको मॉड देखना पड़ेगा कि कैसे खोलें पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ। तो आप खुद आइडेंटिफाई करो ना, ये साइन का ग्राफ होता है और ये कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। तो जब हम 0 से लेके पाई में बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई में बात कर रहे हैं, तो कौन सा ग्राफ ऊपर और कौन सा ग्राफ नीचे आप उसको समझो। ये π/4 पे दोनों मीट करेंगे, π/4 1/√2। तो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है और कुछ नहीं है, बेसिक ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम 0 से π/4 में होते हैं ना, तब sin x छोटा होता है और cos x बड़ा होता है, तो इसीलिए हम इसको cos t माइनस sin t की तरह रीड कर लेंगे। और जब हम लोग π/4 से पाई में होते हैं, तब cos x का ग्राफ जो है वो नीचे होता है और sin x का ग्राफ ऊपर होता है। मतलब sin एक बड़ा नंबर होगा, cos एक छोटा नंबर होगा, तो हम इसे ऐसा रीड कर लेंगे। बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चन को पहले ब्रेक किया 0 से π/4 में मॉड के साथ, फिर π/4 से पाई में मॉड के साथ, फिर मॉड को खोलना कैसे है वो हम डिसाइड करेंगे अपने ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से। अब आप बोलेंगे सर आपने 0 से π/4 में ही क्यों ब्रेक किया? बिकॉज मेरे को ग्राफ से ये दिख रहा था कि π/4 पे दोनों इक्वल वैल्यू लेते हैं साइन और कॉस, और π/4 से बड़ा है या π/4 से छोटा है इनपुट, ये डिसाइड करेगा कि sin x माइनस cos x एक पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन यूज की है, मॉड x जो है मॉड प्लस साइन के साथ खुलता है अगर उसके अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव है, मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलता है अगर उसके अंदर लिखी हुई चीज नेगेटिव है। तो इसको आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो, प्रॉपरली दोनों का आंसर निकाल के ऐड करो। द फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम शुड बी 4√2। So please verify
and also solve the problems which are homework. Practice is must.